नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और सुबह की चाय खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत जो है वो भी हो गई है। तमाम जो छठ व्रती हैं वो आज से उन्होंने नहाए खाए और करके इसकी शुरुआत भी की है। गंगा घाटों पर भी काफी भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं इसके साथ हम यह भी बात करेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से तिरहुत स्नातक निर्वाचन जो क्षेत्र है एमएलसी को लेकर तारीखों की घोषणा हो गई है कि कब क्या होना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ हम यह भी बात करेंगे कि महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज भी होने वाला है। तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एक साथ उनका पहुंचना जो है वो भी शुरू हो गया है। और वहीं रामगढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। उपचुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। लोगों से, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और एक बार फिर से रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने वादा किया है। और वहीं यह भी बात करेंगे कि इस छठ महापर्व को लेकर जो लोग दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं वो अपने परिवार वालों के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए जैसे तैसे ट्रेन में सफर करके आ रहे हैं और स्थिति काफी खराब है। इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो आज से महापर्व की शुरुआत भी हो गई है। काफी कठिन माना जाता है, काफी लंबे समय तक ये व्रत जो है व्रती रखती हैं। तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से लोक आस्था का महापर्व जो छठ है उसकी देश दुनिया में धूम मची रहती है बिहार को लेकर के कि कैसे यहाँ पर लोग उगते और डूबते ये सूर्य को अर्घ देते हैं। पहले तो आप पहला अर्घ होता है जबकि डूबते सूर्य को, फिर जो है सो उगते सूर्य को। तो ये एक अपने आप में एक अद्भुत सा चीज है कि कभी आप देखिए कि डूबते हुए को अर्घ नहीं होता, डूबते हुए को अर्घ, उगते हुए को अर्घ। तो यह एक अजीब, और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि निर्जला, बगैर कुछ खाए पिए, बगैर कुछ पानी उनी मुंह में जल अन्न ग्रहण किए हुए लोग भूखे रहते हैं। 36 घंटे का लगता है, संभवतः 36 घंटे का निर्जला ये लोग करते हैं व्रत। माने जो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे जो भी करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए आज जो सो गंगा घाट पर सुबह से ही जो भीड़ उमड़ी हुई है वह देखने योग्य है। हजारों हजार कह लीजिए तो माने कम है, माने लाखों की संख्या में लोग जल को ले जा रहे हैं, नहा रहे हैं और उसके बाद से जल को ले जा रहे हैं शुद्ध रूप से, माने उसको धो करके धा करके अपना माथा पर रख करके उसको लोग ले जा रहा है। और यह नजारा आज गंगा के घाट पर सुबह से ही देखा जा रहा है। तो ये उसके बाद से आप देखिए कि जो लोक आस्था का महापर्व है यह हम और आप तो तमाम लोग मनाते हैं, लेकिन जो जेल में बंदी हैं, जो महिला बंदी हो या पुरुष बंदी हो, वह भी जो है सो उनके लिए भी पूरी शुद्धता के साथ, पूरे पवित्रता के साथ सब व्यवस्था व्रत वो भी रखते हैं। हाँ, वो भी व्रत रखते हैं। उनके लिए भी जेल प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से अलग से व्यवस्था की जाती है। और वहां पर भी जेल के अंदर ही, उस परिसर में ही उनके लिए तालाब का ये किया जाता है और उसमें जो सो वो लोग अपना छठ का जो जो रिचुअल्स है, जो करने का परंपरा है, उसको वो करते हैं और पूरी शुद्धता के साथ। कोई जितनी शुद्धता इस छठ में आपको देखिएगा, इसका प्रमाण आप देखिए, ऐसे उचक्का गिरी आपको सड़क पर कई जगह दिखाई पड़ेगा, लेकिन ड्यूरिंग छठ लोक आस्था के महापर्व में आप गहना पहन करके भी निकल जाइए कहीं अंधेरा में, गली में, और कहीं पर आपको कुछ आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा कि हाँ कोई गहना पहन के महिला, औरत, लड़की, कोई इफ टीजिंग नहीं, कोई तरह की बात नहीं। अलग ही उत्साह रहता है। और सड़क पर देखिए हर आदमी जो है सो पानी पटाता हुआ, साफ सफाई करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह एक लोक आस्था का महापर्व अपने आप में अद्भुत है। और जिस तरीके से आप पटना समेत पूरे बिहार में आप कहीं घूम लीजिए, देखिए किस तरीके से सजावट की जा रही है। सड़क पर एक एक चीज की मन को बहुत बारीकी से हर आदमी उसमें, न उसमें सरकार जो कर रही है सो अलग है, वो उसके अलावा आम आवाम, कोई जाति धर्म से ऊपर उठ करके आपको दिखेगा कि जितने हिंदू समाज सनातन के लोग कर रहे हैं उतने मुस्लिम समाज के लोग की भी इसमें हाथ होती है। क्योंकि देखिए चूल्हा का निर्माण कौन कर रहा है?
अब देखिए जो बांस का जो सिक्का है वो उसको कौन बना रहा है, तो यह सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि बारीकी से समझिएगा तो इस लोक आस्था के महापर्व को बहुत करीब से आपको देखने का अवसर मिलेगा, तब आप बेहतर ढंग से इसको आम आवाम समझ सकता है। वही सर, हम ये भी बात करेंगे कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो एमएलसी को लेकर उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान जो है वो भी किया गया है कि कब नोटिफिकेशन क्या होगा नहीं होगा, इन तमाम चीजों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से जब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, के लिए चुनाव आयोग की ओर से तिथि की घोषणा कर दी गई है। और यह उपचुनाव जो हो रहा है इसका टेन्योर क्या होगा, इसका टेन्योर 16/11/2026 तक के लिए ही है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि देखिए 6 साल का होता है, लेकिन इसमें आपको देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से इस बार जदयू के टिकट से सांसद बने हैं, उन्हीं के कारण जो है सो यह सीट रिक्त हुई है। इसी के लिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है तिरहुत स्नातक उपचुनाव में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है तिथि की, तो यह इसके लिए जो अधिसूचना जारी होगी वह 11 नवंबर को इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन किया जाएगा। क्यों, और वह क्या नोटिफिकेशन होगा कि इसके लिए कि आपको 5 दिसंबर को मतदान होगा। 5 दिसंबर को मतदान होगा इस उपचुनाव के लिए तिरहुत स्नातक, और इसके लिए आपको नॉमिनेशन जो है सो 11 नवंबर को जारी होगी। माने 11 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद से 18 नवंबर तक जो है सो आपको नामांकन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार हैं। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए आरजेडी से भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, आरजेडी से भी यहाँ उम्मीदवार हैं और जेडीयू से भी उम्मीदवार हैं, और एक निर्दलीय प्रत्याशी थे जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में थे और के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, वह भी उन्होंने भी इस्तीफा किया। तो इसमें आपको इस तरीके से हम समझें, अभिषेक झा जो है सो वह जदयू से यहाँ पर उम्मीदवार ऑफिशियली हैं। उसके बाद से आपको निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ पर राकेश रोशन। उसके बाद से आरजेडी से यहाँ पर गोपी किशन यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए। तो ये यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रहा है 3। इसके अलावा अन्य कई भी उम्मीदवार हैं, लेकिन ये तीनों के नाम की चर्चा प्रमुखता से की जा रही है। और देखिए तुरंत आपके यहाँ भी 4 सीट पर उपचुनाव समाप्त होगा, उसके बाद ही फिर आपको इसके लिए भी तैयार हो जाना है। ये इधर चुनाव समाप्त होगा 4 सीट पर, जो परिणाम निकल करके आए जो विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव के बाद, लेकिन उसके बाद फिर आपको ये भी कहा जा रहा है कि सर मतदान जो है वो 5 दिसंबर को आएगा, और इसके बारे में रिजल्ट भी बताया जा रहा है कि रिजल्ट भी तुरंत ही आ जाना है। इसका जो काउंटिंग होगा, देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा, यह जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चुनाव होता है वह या टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी हो या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हो, विधान परिषद का जब भी चुनाव होता है तो इसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो ये कलम से आपको टिक उसमें करना पड़ता है। तो 1 2 3 आप प्रेफरेंशियल वोट कर सकते हैं कि आप 1 नंबर अगर यदि आप किसी को चाह रहे हैं तो उसको आप दीजिए, दूसरा नंबर किसी को चाह रहे हैं, तीसरा नंबर किसी को चाह, ये अन्य चुनाव से भिन्न होता है। ये इसीलिए यह ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कहा जाता है। इसलिए यह इसको समझना पड़ेगा, और ये 5 दिसंबर को इसका जो है सो मतदान होगा और मतगणना हो जाएगा 9 को इसका मतगणना होगा। और ये मतदान की जो प्रक्रिया है वह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। यही इसका। इसी के साथ ये भी बात करेंगे सर कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज भी होने वाला है और तमाम जो खिलाड़ी होंगे उनका पहुंचना भी शुरू हो जाएगा, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए निश्चित रूप से नालंदा में यह जो राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर है जो बना है, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत बना है वो, तो वहां पर यह आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मैच है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का यह मैच है। इसके लिए पूरी तरह से आपको तैयारी बिहार सरकार की ओर से की गई है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैच है, इंटरनेशनल मैच होगा, तो इसमें यह बात समझना पड़ेगा। और ये 11 से 20 नवंबर तक यह मैच चलेगी। तो यह इस दरमियान तो उसके लिए खिलाड़ियों का पहुंचना आज से ही शुरू हो गया है। तो ये अब देखिए इसमें कौन कौन टीम भाग ले रही है, ये हम बता देते हैं, किस किस कंट्री की टीम, किस किस देश की टीम इसमें पहुंच रही है। भारत, चीन, मलेशिया, जापान,
दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। तो इतनी टीमों का आप कसमकस मुकाबला देखने को मिलेगा, और जो भी टीम है यह जो है सो आपको हॉकी के क्षेत्र में इन लोगों का अपनी पकड़ और चमक और धमक है इन लोगों का। तो यह आज से सब टीमों का धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि पहुंच करके वहां पर प्रैक्टिस भी शुरू करेगा, थोड़ा तैयारी भी करनी हाँ, और उसके बाद से यूज टू होना, यूज टू वेदर से, क्लाइमेट से, सब चीज से यूज टू होने की बात है। तो यह भी एक। और वहीं उपचुनाव को लेकर सर सरगर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद ही रामगढ़ पहुंचे थे, उन्होंने रोड शो किया, वहां पर वोट की अपील भी कर रही। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से रामगढ़ में आपको जो वहां के प्रेजेंट सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनके भाई, छोटे भाई अनुज भाई अजीत कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। तो वहां पर दाव पर लगी हुई है प्रतिष्ठा राष्ट्रीय जनता दल की, क्योंकि वह जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है राजद के, वह उनके पुत्र हैं। इसी को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले दिनों वहां पर आपको रोड शो करते हुए नजर आए, और उन्होंने क्या कहा कि देखिए, हमने इतने महीने के 17 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने 5 लाख नौकरी देने का काम। यह लोक लुभावन जो चुनाव के समय वादे किए जाते हैं और जो बोला जाता है, दावा किया जाता है, वह तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। क्योंकि देखिए, रामगढ़ में लड़ाई बहुत कांटे की है। वहां पर जनसुराज ने वहां पर कुशवाहा को, सुशील कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। तो इस लिहाज से वहां पर लड़ाई जो है, और जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर पांडे कहा था, इस बात को याद करिए। तो जब कुशवाहा का वोट मिल जाएगा और ब्राह्मण के साथ में भूमिहार का वोट मिल जाएगा वहां पर, तो ब्रह्मजन का वोट जिसको कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जनसुराज के उम्मीदवार जो सुशील कुशवाहा हैं, उनकी स्थिति मजबूत होती हुई जो दिखाई पड़ रही है। उसी को देखते हुए वहां पर जो है सो आपको अजीत कुमार सिंह के पक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर पूरी तरह से ताकत झोंक रखी है अपने प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के पक्ष में। हालांकि वह उतने रेस में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी सुशील कुशवाहा के तरफ ही मोल्ड होता हुआ कह देखिए, क्योंकि ब्राह्मण और भूमिहार यह दो मजबूत कॉम्बिनेशन होते हैं एनडीए के लिए, जो कॉम्बिनेशन अब उलट करके जनसुराज की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, बक्सर लोकसभा सीट का ही यह क्षेत्र है, रामगढ़। तो बक्सर में किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां पर करारी शिकस्त लोकसभा चुनाव में मिली थी, इस बात को समझना पड़ेगा। तो अब जो है सो वही एंटी इनकम्बेंसी जो है सो आरजेडी की तरफ। इसलिए मनोरमा देवी जो जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी हैं, और विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव की बात होती है, सुरेंद्र यादव वहां से लोकसभा का उम्मीदवार बन गए आरजेडी से, उसीलिए वहां पर उपचुनाव भी हो रहा है। तो उपचुनाव में विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं वह लड़ रहे हैं, और एक विश्वनाथ यादव निर्दलीय भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह जो है सो वहां पर उहापोह भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में वहां पर जनसुराज की ओर से मोहम्मद अमजद को वहां से उतार दिया गया है। तो वहां पर आपको क्या वहां दिखाई पड़ा, बेलागंज में 75 से 80 हजार मुस्लिम हैं, और वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट का कार्ड जो जनसुराज ने खेला है, प्रशांत किशोर ने खेला है, यही परेशानी का सबब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में पूरी तरह से गोलबंद होकर के आपको अशोक चौधरी का जाना वहां पर निश्चित रूप से मनोरमा देवी को वहां पर एज मिलता हुआ दिखाई अभी पड़ रहा है, यही बात है। और देखिए, राजीव रंजन सिंह गोस्वामी सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, अशोक चौधरी भी जेडीयू के कद्दावर नेता। तो यह सब वहां पर कैंपेन प्रचार प्रसार चल रहा है मजबूती के साथ। वही सर, ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से भी त्योहार शुरू हो गया, आज से महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो लोग अपने परिवार वालों के साथ ये त्योहार मनाना चाहते हैं, वो सभी जैसे तैसे ट्रेन में सफर करके आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि स्पेशल ट्रेनें दी जा रही है, लेकिन भीड़ उतनी ही ज्यादा है। देखिए, स्पेशल ट्रेन तो सरकार की ओर से कही जा रही है, दावा भी किया जा रहा है कि बहुत स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद आप देखिए कि किस किस तरीके से अब ट्रेन के बाथरूम, लेटरिन, इधर उधर, सीट के नीचे, सीट के ऊपर, ऊपर में सामान लगे, तो वो ठूस ठूस के आ रहे हैं। बने किस परिस्थिति में, किस स्थिति में आ रहे हैं, यह समझने और सोचने, और हर की चाहत होती है कि लोक आस्था का महापर्व छठ में हम आए तो अपने परिवार के साथ में रहें, मनाएं और
खुशी तो, लेकिन ये आप देखिए लाखों लाख लोग चले आ रहे हैं बिहार, क्योंकि हर प्रदेश में देखिए बिहार के लोग ही काम करते हुए हैं, माने रहते हैं, नौकरी पेशा रोजगार की तलाश में रहते हैं, वहां काम करते हैं, सब लोग लौट रहे हैं अपने गृह जिला गृह प्रदेश में। तो यह एक परेशानी है निश्चित रूप से। जिस ट्रेन को देखो उसी में भीड़ रह रही है। ट्रेन छोड़िए, बस में देखिए, बस का भी किराया बढ़ गया है, बस का भी जो दूर के प्रदेश से बस है, दिल्ली, मुंबई, बनारस, जहां से भी लोग आ रहे हैं, आप देखिए क्या स्थिति है। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजों को लेकर हमने बातचीत की है, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय थे। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।